ठीक आहे. हां, सगळ्यांनी शांत बसा. मला जास्त ओरडता येणार नाही, तब्येत ठीक नाही माझी. ठीक आहे. नाक वाहत आहे, कोण माहिती नाकातून काय वाहत असते, घसा खराब आहे. ठीक आहे. याच्यापेक्षा मी जास्त मोठ्याने बोलू शकणार नाही. आपल्याला आज शिकायचं आहे क्वांटिफायर्स कशाला म्हटलेले. तुम्हाला मी सुरुवातीला ओपन सेंटेन्सेस बद्दल बोललो होतो बघा. ओपन सेंटेन्सेस हे स्टेटमेंट नसतात. त्याचं कारण आहे की त्याचं आन्सर आपल्याला एक स्पेसिफिक आन्सर भेटत नाही, येस किंवा नो, किंवा एक आन्सर भेटत नाही. ठीक आहे, ट्रू किंवा फॉल्स. मग त्या ओपन सेंटेन्सेसला जर स्टेटमेंट बनवायचं असेल तर क्वांटिफायरचा वापर केला जातो. येतं लक्षात? काय म्हणतोय मी, जे दिलेले ओपन सेंटेन्सेस असतात त्यांना जर स्टेटमेंट बनवायचं असेल तर आपण क्वांटिफायरचा वापर करत असतो. दोन पद्धतीचे क्वांटिफायर्स आहेत. एक आहे युनिव्हर्सल क्वांटिफायर, युनिव्हर्सल क्वांटिफायर, आणि दुसरा आहे एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर. ठीक आहे. युनिव्हर्सल क्वांटिफायर जे आहे त्याला अशा पद्धतीने डिनोट केलं जातं, उलटा ये समजून घ्या. आणि एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर जो आहे तो अशा पद्धतीने डिनोट केला जातो, हीच ऑपोजिट साईडनं काढलेला आहे. बरोबर आहे. युनिव्हर्सल क्वांटिफायर हा सिम्बॉलने डिनोट केला जातो. याचा अर्थ काय असतो, फॉर ऑल किंवा फॉर एव्हरी. आणि एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायरचा अर्थ काय असतो, देअर एक्झिस्ट देअर एक्झिस्ट सम, म्हणजे एक्झिस्टन्स डिफाईन करत असतो एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर. आणि युनिव्हर्सल क्वांटिफायर जे असते ते सर्वसमावेशक बद्दल बोलत असतो. फॉर एक्झाम्पल, माझ्याकडे एक ओपन सेंटेन्स आहे, x + 3 = 5. हे ओपन सेंटेन्स आहे कारण x आणखी डिफाईन नाही आहे. x ची व्हॅल्यू जर डिफाईन केली तर ह्या स्टेटमेंटला ट्रू किंवा फॉल्स ही ट्रूथ व्हॅल्यू भेटू शकते. बराबर है. जब तक अपन x की वैल्यू डिफाइन नहीं करते, x को कुछ ना कुछ वैल्यू नहीं देते, तब तक इसको आप ट्रू इक्वेशन भी कह सकते हैं, फॉल्स इक्वेशन भी कह सकते हैं. मतलब ये दोनों भी पॉसिबिलिटीज चल रहा है अनलेस वी विल डिफाइन वैल्यू ऑफ x. तो हमारे पास x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू कोई 2 डालता है इसके अंदर तो ये इक्वेशन सही कहलाएगा, लेकिन 2 के अलावा कोई डालता है तो ये इक्वेशन गलत कहलाएगा. तो अगर ये इक्वेशन या तो सिर्फ सही हो या फिर गलत हो, इसके लिए x की वैल्यू डिफाइन करना जरूरी है, और उसको डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द क्वांटिफायर. आप दोनों में से कोई भी क्वांटिफायर चुन सकते हैं, उससे आपको या तो वैल्यू ट्रू मिलेगी या फॉल्स मिलेगी. आ रही बात समझ में. लेकिन ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्वांटिफायर का इस्तेमाल करना पड़ता है. आपको जो मर्जी क्वांटिफायर इस्तेमाल करना है वो करिए आप. फॉर ऑल वाला, दैट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर इस्तेमाल कीजिए या फिर देयर एग्जिस्ट वाला कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. ट्रूथ वैल्यू में फर्क पड़ेगा लेकिन वो स्टेटमेंट में कन्वर्जन हो जाएगा. जैसे कि अब अगर मुझे इस ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट बनाना है तो मैं क्या लिख रहा हूँ. अगर मैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा x + 3 = 5 फॉर ऑल x. किसको डिफाइन करना पड़ता है, x को. फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R सेट ऑफ रियल नंबर. अब मैं क्या कह रहा हूँ कि x + 3 = 5 बनता है, ये इक्वेशन वैलिड होता है किन के लिए, फॉर ऑल x, सभी x के लिए. और x कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से. इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे हो आप लोग. फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, दिस हैपन्स. हम क्या कह रहे हैं, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R दिस हैपन्स. अब वो अलग बात है कि वो हैपन होता है कि नहीं होता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं. अब ये दावा करने की वजह से ये ओपन सेंटेंस कन्वर्ट हो गया स्टेटमेंट के अंदर. कैसे, हम ये कह रहे हैं कि x + 3 = 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R.
अब ये होता नहीं, सभी x के लिए होता है क्या, सभी रियल नंबर के लिए सच है क्या, नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये सेंटेंस कन्वर्ट हो गया स्टेटमेंट में, क्योंकि इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी फॉल्स। अगर किसी से भी पूछेंगे तो वो क्या कहेगा, सभी रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब ये गलत स्टेटमेंट हो गया। लेकिन स्टेटमेंट तो हो गया ना, ट्रूथ वैल्यू गलत होगी लेकिन स्टेटमेंट तो बन गया। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपको कहा जाए कि कन्वर्ट द गिवन ओपन सेंटेंस इनटू ट्रू स्टेटमेंट, तब आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा क्वांटिफायर इस्तेमाल किया जाए। अगर वो बोलते हैं कि कन्वर्ट द गिवन ओपन सेंटेंस इनटू ट्रू स्टेटमेंट बाय यूजिंग क्वांटिफायर, तब आपको सोचना पड़ेगा कि यूनिवर्सल लगाया जाए या एग्जिस्टेंशियल लगाया जाए, क्योंकि आपको स्टेटमेंट तो बनाना है लेकिन उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आना चाहिए। अब अगर मान लो मैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इस्तेमाल करता हूं तो इसका क्या मतलब होता है, x + 3 = 5। हाँ, अब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी लिखावट कैसी है, उसको लिखा कैसे जाता है। ये जो हमने लिखा है, जैसे फॉर ऑल जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है ये बाद में डिफाइन किया जाता है। देयर एग्जिस्ट के लिए आप क्या करते हो, इसको आप शुरुआत में लिखते हो, मतलब कैसा, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंगिंग टू r such that x + 3 = 5। लिखने का तरीका, जब फॉर ऑल लिखना है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करना है, तो वो सेंटेंस के बाद में यूज किया जाता है, और जब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करना है तो वो सेंटेंस की शुरुआत में यूज किया जाता है। तो क्यों, उसका मतलब क्या हो रहा है, उसका मतलब क्या हो रहा है, अब आप समझिए यहाँ पर, देयर एग्जिस्ट सम, क्या कह रहे हैं हम लोग, इसको कैसे पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग टू r। क्या कह रहा हूँ मैं, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंगिंग टू r सच दैट दिस हैपेंस। मतलब हम ये कह रहे हैं कि r के अंदर के कुछ ही xo के लिए ये घटित हो रहा है, और सम x बिलोंग्स टू r दिस इज गोइंग टू बी हैपन। तो वो जो सम होते हैं, सम SOM सम का ही x सटी कुछ xo के लिए, तो कितने भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एटलीस्ट वाली कंडीशन बोली जा रही है, कम से कम वाली कंडीशन बोली जा रही है, देयर एग्जिस्ट। तो एक भी अगर मिलता है तो भी सही है, ज्यादा भी होते तो भी सही है। आइए, तो आप मुझे आप बताइए, तो क्या ये स्टेटमेंट बन पाएगा, बिल्कुल बन पाएगा, और कैसा स्टेटमेंट होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा, क्योंकि r के अंदर आपके पास 2 मौजूद है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ आ रही बात। तो ये इस तरीके से अगर आप एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज कर सकते हो टू कन्वर्ट ओपन सेंटेंस इनटू स्टेटमेंट, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर इस तरीके से यूज किया जाता है। अवगत वाटते हैं कपूर, वो पहले सेंटेंस में r की जगह एक सिंगल सेट नहीं लिख सकता, मतलब बस 2 नहीं लिख सकता, x बिलोंग्स टू एक सेट, उसके अंदर 2 लिख सकते हैं, तो फिर वो भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया। हाँ, तो हो सकता है ना, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करके भी ट्रू स्टेटमेंट हो सकता है। चलता है। ऐसा मैंने नहीं बोला कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर से फॉल्स ही बना सकते हो। अगर आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर ले रहे हो और बड़ा सेट ले रहे हो तो फॉल्स बन सकता है। कोई भी क्वांटिफायर यूज करके आप उसको ट्रू या फॉल्स बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कर क्या रहे हो उसके लिए, अब आप सीधी सी बात है, अगर आप सिंगलटन सेट ले रहे हो देन व्हाई आर यू यूजिंग यूनिवर्सल क्वांटिफायर। मतलब लॉजिकली क्या कहा जा सकता है, हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर तब यूज करते हैं जब हमारे पास ढेर सारे एलिमेंट्स हैं। अगर मैं सिर्फ एक्स्ट्रा वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू देना चाहता हूँ तो मैं सीधा x = 2 लिख रहा हूँ, उसमें तो मैं सीधा स्पेसिफाई कर रहा हूँ, फिर फॉर ऑल क्यों लिखूंगा मैं, मेरे पास तो एक ही x है ना, मैंने x को एक ही वैल्यू असाइन किया है। मैं फॉर ऑल तब लिखता हूँ जब मेरे पास एक से ज़्यादा नंबर्स हो या फिर उससे भी ज़्यादा हो। हाँ, लेकिन लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा जा सकता। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करके आप दिए गए ओपन सेंटेंस को ट्रू स्टेटमेंट भी बना सकते हो, फॉल्स स्टेटमेंट भी बना सकते हो, एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यूज करके भी आप ट्रू एंड फॉल्स दोनों भी स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस्टेंशियल यूज करके फॉल्स नहीं बन सकता। बन सकता है। आप सेट दूसरा ले लो, क्या
कोई भी ले लो, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंगिंग टू -1 0 -3 -4 सच दैट दिस हैपन्स। हो रहा है कि इन वैल्यूज के लिए? तो वो डिपेंड करता है आप कौन से सेट में से उनको ले रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरीके से यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसके ऊपर के क्वेश्चंस लेते फिर नेगेशन वाली बात देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 और वहां पर उन्होंने एक सेट डिफाइन कर रखा है। क्या सेट है? ये सेट है। कौन कौन से एलिमेंट है उसके अंदर? 3 5 7 9 11 12। ये एक सेट है आपका, ये सेट। और आपको पूछा है डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स है उनकी ट्रूथ वैल्यू बताइए करके पूछा गया है। ए सेट डिफाइन किया आपके सामने और नीचे के दिए गए स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू आपको बताना है। तो क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं वो लिखते हैं हम लोग। पहला स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट x - 8 इज इक्वल्स टू 1। ये 6 क्वेश्चन दिए हैं और हमें इनके ट्रूथ वैल्यूज बताने हैं। तो ये हम तभी बता सकते हैं अगर हमें इन दो क्वांटिफायर्स का क्या मतलब होता है सही से समझ में आया। ठीक है, ये लिख लिया था क्या आपने? नहीं लिखा था? बहुत बढ़िया, लिखने ऐसा कुछ था भी नहीं उसके अंदर, बस दो क्वांटिफायर है। चलिए इसको समझ लेते तो वो समझ में आ जाएगा। हाँ, ए सेट के अंदर ये एलिमेंट है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू a, मतलब इस a के अंदर की बात हो रही है। देयर एग्जिस्ट सम नंबर्स इन a सच दैट x - 8 इज इक्वल टू 1। क्या a सेट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आपको मिल सकता है? नहीं है। अब देखो, जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है वो एटलीस्ट की बात करता है, मिनिमम की बात करता है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1x। सम का मतलब क्या होता है? वो मिनिमम की बात करते हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1x या सम x बिलोंगिंग टू सेट A या फिर गिवन सेट सच दैट दिस सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो ये अब ये स्टेटमेंट तो है लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। क्यों? क्योंकि हमें कम से कम एक ऐसा x का वैल्यू मिला है। वी हैव गॉट एटलीस्ट वन नंबर व्हिच इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड दैट्स व्हाई दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? ट्रू। तो अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो? वी हैव x इज इक्वल टू 9 बिलोंगिंग टू a सच दैट 9 - 8 इज इक्वल टू 1 and therefore given statement is true। आई बात समझ में? नंबर 2 क्या कह रहे? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, मतलब अब दावा ठोका जा रहा है कि a के अंदर के सभी नंबर्स के लिए। अब बेटा ध्यान नहीं आपका, तो लक्ष्य नहीं, लक्ष्य दी ए मध्ये a के अंदर के सभी नंबर्स के लिए बात हो रही है। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, x² + x इज एन इवन नंबर। तो आपको सभी के लिए चेक करना पड़ेगा। अगर एक भी ऐसा नंबर मिलता है कि x² + x अगर इवन नहीं आता है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सल क्वांटिफायर इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा ये जो घटित हो रहा है ये सभी के साथ होना चाहिए। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए x स्क्वायर प्लस एक्स इज इवन। तो देखिए अगर आप x3 लेते हो तो x स्क्वायर प्लस एक्स मतलब 9 प्लस 3 दैट इज 12 इवन है। फिर 25 प्लस 49 प्लस 81 प्लस 121 प्लस क्या सारे के सारे इवन है? तो सभी के लिए लागू हो रहा है। तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब ये फॉल्स कब बनता? एक भी अगर क्या हो रहा है? मुझे मुझे सुनाई भी कम दे रहा है। क्या बोल रहे हो आप? हो गए? चलो आगे बढ़ते हैं। लक्ष देत जा रे, लक्ष देत जा ना. उगाच तुम्हाला पुन्हा बोलल्यावर तरी राग येतो. नंबर 3 बघा. बऱ्याच दिवस खरं बोलता येत नाही माहिती का? खरं बोललं तर रडायला लागतं तुम्हाला. तुमच्या मनात समजूत घाला तुम्हाला जे करायची पालन करायचे ठेवताना करायचे. पण बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात मराठीत म्हणे. हो सगळ्याचे पाय दिसतात मला. त्याच्यामुळे सुधरा. नुसते ध्येय मोठे ठेवून काही होत नसते. ध्येय मोठे यासाठी ठेवायचे असतात का त्याच्यानुसार माणसाचं पोटेन्शियल बाहेर निघत असतं. द्यायला दरवर्षी किती लाखो पोरं देते जेई. बरोबर आहे की नाही? 15-20 हजार पोरं सगळेच होते. घंटाभर शांत बसणं व्हायला आणि चालले तर IIT स्वप्न पाहायला. हे असं आहे मग आपलं. त्याच्यामुळे नीट राहतं माझ्याकडे मग अशी बोलणे खातो. पुन्हा काही जाऊन सांगतात पप्पा पप्पा ते सर कॉन्फिडन्स कमी करते. There exists some x belonging to A such that x square is less than 0. आहे का कोणता असा x की ज्याचा स्क्वेअर लेस देन 0? अरे ह्या सेट मध्ये सोडा. रिअल नंबर मधल्या कुठल्या सेट मध्ये रिअल नंबर मधला कोणताच असा नंबर नाही ज्याचा स्क्वेअर निगेटिव्ह येईल. कळतंय का? आणि त्यामुळं हे जे विधान केलेलं आहे अत्यंत चुकीचं असं विधान आहे. ठीक है? तो हमें ए के अंदर ऐसा कोई नंबर नहीं मिल सकता जिसका स्क्वायर करेंगे तो वो लेस देन 0 आएगा. किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है. आगे बढ़ा जाए. फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए x इज एन इवन नंबर. त्यांचं असं म्हणणं आहे की ए मधले सगळे नंबर जे आहेत ते इवन नंबर आहेत. मग हा कोण आहे? हा कोण? एकच इवन आहे. अत्यंत खोटं विधान आहे. ठीक है? इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. चला भाऊ पुढं. देयर एक्झिस्ट सम x बिलोंग्स टू a सच दैट 3x + 8 इज ग्रेटर देन 4. क्या कम से कम एक भी ऐसा ए के अंदर एलिमेंट है कि जिसको इसके अंदर डालने के बाद वैल्यू ग्रेटर देन 40 आएगी? तो सबसे पहले बड़े को ही देख लेना है जो सबसे ग्रेटर नंबर है. 12 को डाल के देखिए आ रहा है. तो एटलीस्ट 1 भी मिल गया तो बात खत्म होगी. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. कम से कम एक भी अगर ऐसा मिल रहा है कि विच इज सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी देन बात तो सही है. ट्रू स्टेटमेंट है. आगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a. क्या सभी x के लिए सही है कि सबसे छोटे को डाल के देखो. सबसे छोटे के लिए सही है तो उससे बड़े के लिए हो गई. तो 3 अगर डाल के देते हैं तो 15 नंबर आ रहा है तो बाकी के लिए सही होगा.
उन्होंने बोला सभी के लिए होना चाहिए ना, ए के अंदर जितने भी नंबर थे वो सभी के लिए 2x + 9 > 14 आना चाहिए। तो छोटे से छोटे नंबर के लिए अगर ये > 14 आता है तो बड़े नंबर के लिए तो आएगा ही ना। तो 3 के लिए आ रहा है मतलब बाकियों के लिए आएगा तो ये 2 है। करते हैं कळलं का युनिव्हर्सल एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर? बरं एखादा स्टेटमेंट आहे त्या स्टेटमेंटचं ड्युअल ऑफ गिवन स्टेटमेंट कोणतेही एखादं कंपाऊंड स्टेटमेंट दिलेले त्याचा ड्युअल कसा ऑब्टेन करणार तुम्ही? तर बाय चेंजिंग अँड बाय ऑर अँड ऑर बाय अँड. कळतंय का काय? जर दिलेल्या स्टेटमेंट मध्ये अँडच्या जागेवर तुम्ही ऑर घेतलं आणि ऑरच्या जागेवर अँड घेतलं तर जे स्टेटमेंट दिले त्याच्यामध्ये हा चेंज करून जे नवीन स्टेटमेंट भेटते तर ते त्याचं ड्युअल असणार आहे. दोघे एकमेकांचे ड्युअल असणार. नाही कळलं? एकदम सोपा प्रश्न बघा. क्वेश्चन नंबर 2 वाचा. काय म्हटलं क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये? राईट द ड्युअल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. खाली दिलेल्या प्रत्येक स्टेटमेंटचं ड्युअल स्टेटमेंट लिहायचे. बरोबर आहे? मग पहिला काय दिलेलं आहे रे? P और Q अँड R. या स्टेटमेंटचं ड्युअल स्टेटमेंट काय राहणार आहे? तर फक्त ऑरच्या जागी अँड घ्यायचं, अँडच्या जागी ऑर घ्यायचं. संपलं विषय. कळतंय का? हे विचारतात बरं का पेपरमध्ये. नुसतं अँड ऑरची एकमेकांना चेंज करायचं विचारतात. ट्रू असेल तर फॉल्स करायचं, फॉल्स असेल तर ट्रू. बाकी काही चेंज नाही करायचं. बाकी डोकं नाही लावायचं. आपल्याकडून डोकं नाही लावतो. जाऊ दे असं बी करून टाकतो थोडंसं. असं नाही म्हणत. P अँड Q अँड R सांगायचं ड्युअल. तुम्हाला वाटू शकतं हे असं नसेल एवढं सोपं काय असतं का? तर तसंच आहे. कळतंय का? म्हणजे मी तर तुम्हाला वाटत असं माझ्याकडून काही सांगायचं राहिलं असं. तसंच आहे. तसंच आहे. फक्त अँडच्या जागी ऑर घ्या आणि ऑरच्या जागी अँड घ्या, विषय संपून टाका. कळतंय का? चला नंबर 3 P और Q and R or S सांगायचं ड्युअल. काही जण काही बोललेले बरं का, त्यांना वाटेल धकून जाईल आपलं. आवाजामध्ये आवाज काही जगून टाकेल. सांगायचं ड्युअल. अरे काही जण उगाच निगेशन काढून टाकते बरं का. त्यांना समजतच नाही. मी काय सांगितलं फक्त अँडच्या जागी ऑर आणि ऑरच्या जागी अँड. त्यांना वाटतं निगेशन दिलं तर काढून टाकू. काहीतरी स्वतःवरून डिझाईन काहीतरी नवीन मॉडिफिकेशन. तसलं काही नाही. पी अँड निगेशन क्यू दिलंय. पी और निगेशन क्यू विषय संपला. ह्याचा हा ड्युअल, ह्याचा हा ड्युअल. दोघे एकमेकांचे ड्युअल. किती होते? 500 बघा. निगेशन पी और क्यू अँड निगेशन आर अँड एस. बरेचसे मुलं आता समजा हा प्रश्न असा प्रश्न विचारलेला आहे की ह्याचं ड्युअल लिहा म्हणून. तर बरेचसे पोरं निगेशन काढून टाकून चूक करते माहिती का? लक्षात येते का? काय करायचंय फक्त याचं ड्युअल लिहायचं. काय करायचं फक्त निगेशन ऑरच्या जागी अँड, अँडच्या जागी ऑर, निगेशन आरच्या जागी. चला पुढे 6 negation P and negation Q and P over Q and negation R. आता याचं ड्युअल काय येणार? निगेशन P और निगेशन Q और P and Q और निगेशन R. कळते? सेवन. वो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला ट्रू कैसे आया? ये क्या बोले उन्होंने? देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए. क्यों नहीं होती?
ऑर्डर कोड का डेकोरम बना के रखिए। कंटेंट ऑफ कोड का लगाया जाएगा नहीं तो चार्ज। देखो भाई ऐसा है, there exists some x belonging to a, क्या इसके अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है? हाँ, मैंने कहा था सबसे बड़ा नंबर डाल के देखिए। 12 x का 12 3 36 प्लस 8 46 हो गया। तो ये 32 काही दुसरं घेतलं का 24 28 32 32 36 होतं। कोणाला आणखी काही बोलायचं? क्वेश्चन नंबर 7 ड्युअल लिहितोय आपण निगेशन ऑफ पी और क्यू। काही जण बोलतायत, त्यांना मी स्टेजवर आमंत्रित करू इच्छितो, इथून बोला, तुमच्या मित्राला इथून बोला, आम्हाला ऐकू दे काय बोलतायत। हेच आहे का? नाही सांगा ड्युअल निगेशन लक्षात तसं कळतंय का? हे ड्युअल लिहिणं म्हणजे कसं आहे माहिती का? म्हणजे कुठेतरी माणूस लय परेशानीत असतं तेव्हा कुठेतरी काहीतरी त्या जीवनात थोडीफार चांगली घटना घडते, तसं आहे। बरंच काही कळत नसताना एखादं अत्यंत सोपं येऊन जातं आणि ते माणसाला थंडक देऊन जातं। वा वा वा, भर उन्हामध्ये थोडंसं पाणी प्यायला वाटलं का तोंडावर पाणी आलं, तसं आहे ते ड्युअल म्हणजे। कळतंय का? बऱ्याच वेळेस मुलांना भरोसा वाटत नाही की एवढं सोपं पण असतं का? म्हणजे मला बरेच वेळेस विचारले सर काहीतरी आणखी पण असेल हो, त्यांना भरोसा वाटत नाही की बाबा एवढं कसं काय आमच्यावरती कोणी म्हणजे C or P and Q or R. हे बघा, C म्हणजे कॉन्ट्रडिक्शन, T म्हणजे टॉटॉलॉजी। स्मॉल t आणि स्मॉल c जर आलं तर ड्युअल करत असताना C च्या जागी T घ्यायचं असतं, T च्या जागी C घ्यायचं असतं। अँड च्या जागी ऑर घ्यायचं, ऑर च्या जागी अँड घ्यायचं। C च्या जागी T घ्यायचं, T च्या जागी C घ्यायचं, अँड च्या जागी ऑर घ्यायचं, ऑर च्या जागी अँड घ्यायचं। आलं लक्षात? आतापर्यंत C चा काही संबंध आला होता का? नव्हता आला। पहिल्यांदा C येते तर C च्या जागी काय घेणार? T। ऑर च्या जागी अँड, कर्ली ब्रॅकेट ॲज इट इज, P च्या जागी P, अँड च्या जागी ऑर, Q झालं। C मतलब कॉन्ट्रडिक्शन। क्या मतलब मैं नहीं समझा। देखो ये तो मुझे भी नहीं पता। नहीं मतलब सीधी सी बात है, उन्होंने इसके ऊपर ज्यादा लाइट नहीं डाली है। उन्होंने बस कहा है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट के अंदर ऐसा कहीं होता ही नहीं है। सी मतलब वो हो सकता है कि वो रिजल्ट दे रहे हो, मतलब उसकी जगह पर जो भी कोई स्टेटमेंट है उसका ट्रू वैल्यू फॉल्स ही लेना है आपको। जैसे मान लो कि ये पूरा स्टेटमेंट लिखा है, अब सी है किसी स्टेटमेंट का नतीजा, मतलब ये मैं अपना इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, ऐसा कोई लिखा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो कि सही है। ठीक है, हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ इसलिए मुझे लगता है कि वो सही है। सी का मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब ये जिस भी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके सारे नतीजे फॉल्स है। तो अगर आप इस पूरे स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू निकालने जाएंगे तो आप यहाँ पर फॉल्स कंसिडर कर रहे होगे। लेकिन ड्यूअल लिखते समय क्योंकि हम एंड को और बना रहे हैं और को एंड बना रहे हैं, तो सी को टी बनाना है। अब क्यों बनाना है ये उन्होंने नहीं बोला, ठीक है, लेकिन बात आसान है और उससे सॉल्व करने में कोई दिक्कत भी नहीं आती, इसलिए उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अब बस ये है कि सी जो है दैट इज कॉन्ट्रडिक्शन और टी जो लिख रहे हैं वो टॉटोलॉजी लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, negation P or Q and R and T। क्या होगा बेटा? negation P and Q or R and
ठीक है, उसके बाद डी की जगह आएगा सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। P और Q और क्या बनेगा? P एंड T। कॉन्ट्रडिक्शन टोटल। ठीक है, पहले करें तो एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन था जो क्वांटिफायर्स के ऊपर डिपेंडेंट था। दूसरा क्वेश्चन था ड्यूअल्स के ऊपर डिपेंडेंट था। अब तीसरा आते हैं सबसे अहम चीज के ऊपर कि हाउ टू राइट द निगेशंस ऑफ क्वांटिफाइड। अच्छा, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, मतलब वो इंक्लूडेड है इसके अंदर, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंडिया इज ऑन अर्थ, चलो ठीक है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे, कुछ बोल दो, मतलब कोई भी एक सादा स्टेटमेंट है हमारा। हाँ? अब अगर क्वांटिफायर का यूज करके आप स्टेटमेंट लिख रहे हो, ये स्टेटमेंट है कि नहीं? ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आए कि नहीं? कई जन से ध्यान की भी नहीं है। ये स्टेटमेंट आएगा? आए स्टेटमेंट आएगा। मग याला कोणतं स्टेटमेंट म्हणणार? इसको कहेंगे नुसतं स्टेटमेंट नाही म्हणायचं, आता हे थोडं भारी झालं, क्योंकि हमने सेंटेंस को स्टेटमेंट बनाया है और क्वांटिफायर की वजह से इसको स्टेटमेंट का दर्जा मिला है, इसलिए इसको कहा जाएगा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो जब भी किसी स्टेटमेंट के अंदर क्वांटिफायर का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको कहा जाता है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। कहते हैं क्या? तो क्वांटिफायर का यूज करके लिखा गया स्टेटमेंट क्या होता है? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट होता है। वो बहुत सीधा समझ में आ जाता है, सिंबल दिख जाता है तो वो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हमें क्या क्या देखना है कि देखो, एक स्टेटमेंट हो तो उसका निगेशन कैसे किया जाता है? इट इज फॉल्स दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट। ये इसको या तो शुरुआत में लगा दो या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा दो, नॉट होगा तो नॉट हटा दो। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट लिखते हैं, निगेशन बनाते हैं एक स्टेटमेंट का। तो कंपाउंड स्टेटमेंट का कैसे बनाएंगे ये अभी हम लोग देखेंगे। इतना लिख लो पहले, आप लोग लिखना है? चलो लिख लो। निगेशन, एक स्टेटमेंट का निगेशन लिखना हमें पता है। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट से बना हुआ जो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है उसका निगेशन कैसे लिखा जाएगा। दो चीज़ें हमें देखनी है, एक तो कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन कैसे लिखा जाता है और दूसरा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन कैसे लिखना है। ठीक है, पहला क्या, कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन कैसे लिखेंगे। तो गाइस कहते हैं मार्क्स मिलते हैं। तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है उसका निगेशन लिखने के लिए कुछ रूल है कि और वो वैसा ही क्यों है वो हमें ट्रूथ टेबल से समझ में आता है। जैसे क्या आपने डी मॉर्गन्स का नाम सुना है? डी मॉर्गन का नाम सुना है? आप लोगों ने सेट थ्योरी नहीं पढ़ा, सेट्स नहीं पढ़ा हुआ। सेट्स के अंदर होता है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है बेटा, ध्यान दो। चलो कोई बात नहीं। कंपाउंड सेट में है हमारे पास कंजंक्शन, निगेशन ऑफ कंजंक्शन।
कंजंक्शन का निगेशन कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले तो कंजंक्शन क्या होता है, एक स्टेटमेंट है उसको दूसरे स्टेटमेंट से एंड से जोड़ा गया उसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। ठीक है, अब ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसका निगेशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो इसका निगेशन डिनोट कैसे करेंगे, तो बाहर ये वाला साइन देंगे, तो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया ये। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, इसका निगेशन कैसे लिखा जाएगा, तो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। मतलब इसका निगेशन लिखते समय क्या हो गया, दोनों स्टेटमेंट का निगेशन लेना है और एंड को रिप्लेस करना है और से। समझे? अगर आपको कोई स्टेटमेंट है जो एंड से जोड़ा गया है, एंड नाम के लॉजिकल कनेक्टिव से जोड़ा गया है, तो मतलब कंजंक्शन स्टेटमेंट आपके पास है, उसका निगेशन लिखना है, तो उसका निगेशन क्या होता है, निगेशन ऑफ बोथ स्टेटमेंट्स, और एंड की जगह रिप्लेस करना है और। एक स्टेटमेंट का तो निगेशन कोई भी लिख सकता है ना, अगर दो स्टेटमेंट एक साथ आते तो उसका निगेशन कैसे लिखना है, ये वाली बात चल रही है यहाँ पे। अच्छा, ये सही है कि नहीं, आप लोग कैसे देखोगे इसको? ट्रू बट टेबल से आ जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, कल हमने देखा ना। आप देख सकते हो इसका ट्रूथ टेबल के अंदर की एंट्रीज और ये एंट्रीज सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम आ जाएगी। तो जिस तरीके से कंजंक्शन नाम का जो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है, उसका निगेशन लिखने के लिए क्या किया, दोनों स्टेटमेंट का निगेशन लेना है और एंड को रिप्लेस करना है और से। कहते नंबर 2, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। मतलब स्टेटमेंट कैसे होगा बेटा, P और Q, और दिस इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू क्या होगा, निगेशन P एंड निगेशन Q। इसको ड्यूअल के साथ में मैच मत करना, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई डिसजंक्शन वाला कंपाउंड स्टेटमेंट है, मतलब दो स्टेटमेंट को और से जोड़ा गया है और उस कंपाउंड स्टेटमेंट का आपको निगेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप निगेशन? दोनों का इंडिविजुअली निगेशन लेना है और को कन्वर्ट करना है एंड, और को कन्वर्ट करेंगे एंड से। कहते हैं, तो हमने क्या देखा कि कंजंक्शन नामक जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका निगेशन कैसे लिखा जाता है, एंड डिसजंक्शन नामक जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका निगेशन कैसे लिखा जाता है। कहते हैं क्या, और इन्हीं दो लॉज को कहा गया है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, यही दो जो लॉ है निगेशन लिखने के, इनको क्या कहा है, डी मॉर्गन्स लॉ। करते कंजंक्शन आणि डिसजंक्शन या दोन कंपाउंड स्टेटमेंटचं निगेशन लिहिण्यासाठीचा जो नियम है, उसी नियम को कहा गया है डी मॉर्गन्स लॉ। मतलब अगर आपको कोई पूछता है डी मॉर्गन्स लॉ बताइए लॉजिक के अंदर के, तो वो एक्चुअली क्या कहते हैं, वो निगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन को डिफाइन करते हैं। आ रही बात समझ में? यही सेट के अंदर क्या होता था, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट व्हाट, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता था ना, ऐसा कुछ। आ रही बात समझ में? तो वो सेट और इसके अंदर वो रिजल्टन्स है, लेकिन ठीक है कोई बात नाही, सेट में नाही पडायचं। कळतंय का तुम्हाला? बरं, ह्याच्यामध्ये काय सांगतो मी तुम्हाला, मी फक्त एवढं सांगते तुम्हाला एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिलेले जे अँडनं जोडलेले, अँड ज्याच्यामध्ये लॉजिकल कनेक्टिव्ह आहे किंवा ऑर ज्याच्यामध्ये लॉजिकल कनेक्टिव्ह, त्याचं निगेशन कसं लिहायचं तर असं लिहायचं। एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला कळून जाईल, लक्षात येते? आता पुढचा प्रश्न आहे माझा की जे इम्प्लिकेशन असतं त्याचं निगेशन तुम्ही कसं लिहिणार? निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन म्हणजे कंडिशनल स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ कंडिशनल स्टेटमेंट। कंडिशनल स्टेटमेंट म्हणजे काय रे? P implies Q, तो P implies Q का निगेशन कैसे लिखेंगे आप? दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो इसके लिए देखो, निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, ये लिखने से पहले मैं आपको एक लॉजिकल इक्विवेलेंस बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ये जो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, P implies Q, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है वेरी इंपॉर्टेंट? P implies Q, ये लॉजिकली किसके इक्विवेलेंट है?
मतलब आप इसको ऐसा भी देख सकते हो कि आपने कंडीशनल स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग डिसजंक्शन. तो P implies Q is logically equivalent to negation P or Q. सोचेगा क्या कह रहा हूँ मैं? P implies Q ये जो स्टेटमेंट है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है इससे. अब आप सोचिए कि यहाँ पर कनेक्टिव लॉजिकल कनेक्टिव है इफ देन, तो आपने इसको लिखा है इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव और नामक लॉजिकल ठीक हो रहा काय करतोय. अच्छा मी इकडे लक्ष देणार. ते त्याच्यातच राहत असतं अनलेस यू डिलीट इट. त्याच्यातच राहायचे केव्हा बघू शकतो तू किती बी पाय पुन्हा मग पुन्हा काय किती होऊ शकते मोबाईल तुझंच असेल ना त्याला बघू दे रे बाबा. त्याला सेंड करणे. चलो काय सांगितलं मी? हा लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स आहे. हे पटतंय का तुम्हाला? नाही म्हणायला पाहिजे. पटतंय का? मग या कसं पटेल तुम्हाला हे? टू टू एफ टी एफ तुम्हाला कशाची गरज पडणार आहे? निगेशन पी ची. चला ठीक आहे. त्याच्या पहिले पी इम्प्लाइज क्यू लिहून घेऊ. तुम्हाला माहिती आहे पी इम्प्लाइज क्यू काय असतं? आता तुम्हाला हे लिहायचंय त्याच्यासाठी तुम्ही निगेशन पी काढलं. निगेशन पी काय येते? आता मला सांगा निगेशन पी और क्यू जर लिहायचं असेल तर हे आणि हे टी और एफ काय येईल? एफ और एफ, टी और टी, एफ और टी. आता हा कॉलम आणि हा कॉलम 1 2 3 4 5. So from 3 and 5 तुम्ही काय म्हणू शकता? हे 3 आणि 5 वरून तुम्ही काय म्हणू शकता? P implies Q जे आहे ते निगेशन ऑफ P और Q च्या बरोबर. तुम्हाला कळतंय का? P implies Q ला तुम्ही इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्ह और चा यूज करून लिहिलेले. तर P implies Q हे ह्याच्या बरोबरीच आहे. निगेशन ऑफ P और Q च्या बरोबरीच आहे. कळतंय का? हा. तसंच दुसरं स्टेटमेंट आहे P if and only if Q. हे तर क्लिअर कट आहे. दिस इज लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट टू P implies Q and Q implies P. हे तर कळतं समजा असं. P if and only if Q हे लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट कोणाची आहे? P implies Q and Q implies P. कळतंय? आणि हे याच्यासोबत लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट आहे. हे पण तुम्ही ट्रूथ टेबलचा वापर करून प्रूव्ह करू शकता. लक्षात येते का? हे करता येईल का तुम्हाला? मग हे दोन लॉजिकली इक्विव्हॅलेंस अत्यंत महत्त्वाचे जे तुम्ही लक्षात ठेवणार का? हा? मग आता जर तुम्हाला हे दोन माहिती असतील तरच तुम्ही निगेशन लिहू शकता. तुम्हाला P implies Q चं निगेशन लिहायचंय. तो तुम्ही P implies Q च्या जागी काय लिहू शकता? तर हे निगेशन जसं तसं P implies Q की जगह पर क्या लिख सकते हो आप? आपको पता है कि P implies Q is equivalent to निगेशन P और Q. आता तुम्ही मला सांगा वरचा नियम पहा की डिसजंक्शनचं निगेशन कसं होत असतं. डिसजंक्शनचं निगेशन कसं होते? आपल्या दोघांचं निगेशन घ्यायचं आणि डिसजंक्शनच्या जागी अँड घ्यायचे. तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ये जो अंदर वाला इसका निगेशन लेंगे. उधर निगेशन ऑफ निगेशन P, अंदर निगेशन P था उसका निगेशन ले और किस जगह पर और ये लेकिन निगेशन का निगेशन क्या होता है? स्टेटमेंट इटसेल्फ होता है. मैंने बताया था निगेशन का निगेशन क्या होता है? स्टेटमेंट इटसेल्फ. हाँ तो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन. मग हे तुमच्या डोक्यात बसलं पाहिजे की निगेशन ऑफ P implies Q is logically equivalent to P and negation Q. डायरेक्ट असं डोक्यात पाठ झालं पाहिजे की निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन इज नथिंग बट पहिला स्टेटमेंट ॲज इट इज अँड निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट. बरेचशी मुलं याच्यात आणि त्याच्यामध्ये गल्लत करते. हे बघा ह्या लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स कुणाचा आहे? फक्त कंडिशनल स्टेटमेंट्स आहे. म्हणजे तुम्हाला जर फक्त P implies, आपको अगर सिर्फ P implies Q दिया है तो उसको आप इन टर्म्स ऑफ और लिख रहे हो. इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव और नामक लॉजिकल कनेक्टिव का यूज करके लिख रहे हो जो इसके बराबर है बिल्कुल लॉजिकली. P implies Q is logically equivalent to this, but P and negation of Q is logically equivalent to negation of conditional statement.
कंडीशनल स्टेटमेंट के निगेशन जो भी लेंगे दैट इज इक्वल टू पी एंड निगेशन ऑफ क्यू. तो ये जो ऑब्टेन हुआ है ये उस रिझल्ट से हुआ आहे. कळतंय का? लक्षात येते? मग आता चौथा आहे आपलं निगेशन ऑफ. चौथं काय आहे? निगेशन ऑफ बाय कंडिशनल. निगेशन ऑफ बाय कंडिशनल. ठीक है. तो निगेशन ऑफ पी इफ एंड ओनली क्यू लेते हैं. बट हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि पी इफ एंड ओनली क्यू किसके बराबर होता है? तो ये आप थोड़ी देर के लिए एक स्टेटमेंट समझिए और ये दूसरा समझिए. थोड़ी देर के लिए ये आपका पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट हो गया, ये दूसरा हो गया. थोड़ी देर के लिए आपका ये पूरा पूरा एक स्टेटमेंट हो गया, ये दूसरा हो गया. थोड़ी सी देर के लिए आपका ये पूरा पूरा एक स्टेटमेंट हो गया, दूसरा हो गया. हो गया. तो निगेशन ऑफ वन स्टेटमेंट एंड अनदर स्टेटमेंट. डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है? पहले स्टेटमेंट का निगेशन ले लो, एंड की जगह और लिख दो, दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन ले लो. लेकिन P implies Q का निगेशन अभी फाइंड आउट किया था. P implies Q का निगेशन क्या होता है? पहला स्टेटमेंट एज इट इज एंड दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन. और इसका निगेशन क्या आता है? पहला स्टेटमेंट एज इट इज एंड दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन. खत्म. टाटा बाय बाय. ये हो गया निगेशन ऑफ इफ एंड ओनली. लई ताण झाल्यासारखे चेअर करून ते घेतले. लई ताण झाला का? हा? थर्ड और फोर्थ भी उसके ही लॉजिक है. थर्ड और फोर्थ भी उसके ही लॉजिक है. नहीं नहीं, ये डी मॉर्गन की अकल यहाँ तक ही चली, उसके बाद उसका खत्म हो गया. इसको डी मॉर्गन लॉ नहीं कहते. ठीक है. काय नेमकं म्हणणं आहे तुमचं आता? असं किती वेळ बघत बसणार आहे? ते लिहायचे काय? आवडा करून